तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, उसमें जापान की क्या भूमिका, उसके बारे में आपको बताना है। आपको पहले बता दें कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था, इसमें जापान था ही नहीं पहले, ठीक है। ये सिर्फ दो देशों या फिर कैसे दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। पहला था मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली था। दूसरी तरफ जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, जो केंद्रीय शक्तियां थी, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी साम्राज्य, ये दो गुटों के बीच में लड़ा गया था। क्योंकि 1902 ईस्वी में एक संधि हुआ था, एंग्लो जापानी संधि उसको कहा जाता है, जिसके कारण अगर किसी भी पूर्वी प्रशांत महासागर में अगर किसी भी देश के साथ क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है या फिर किसी भी तरह का कैसे तो उसको खतरा महसूस होता है, तो जो जापान है वो ब्रिटेन का साथ देगा और जो ब्रिटेन है वो जापान का साथ देगा। तो इसी संधि के कारण जो जापान है वो ब्रिटेन का साथ देता है, ठीक है। इसी कारण से क्या है, तो जापान इस प्रथम विश्व युद्ध में कूदता है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। बिल्कुल कहानी की तरह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक अगर आप क्लास को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक लड़ा गया। यह युद्ध मुख्य रूप से यूरोप की शक्तियों के बीच शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप के शक्तियों के बीच में शुरू हुआ था, जैसे कि ब्रिटेन हो गए, फ्रांस, रसिया, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, इसके बीच में। लेकिन धीरे धीरे इसमें एशिया, अफ्रीका और विश्व के अनेक देश शामिल हो गए। लेकिन जैसे युद्ध बढ़ता गया, उसी तरह से इसमें एशिया के देश, अफ्रीका के देश और विश्व के अनेक देश इसमें शामिल हो गए। इस युद्ध में दो प्रमुख गुट बने। एक मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रसिया था। दूसरी तरफ ध्रुवीय या फिर केंद्रीय शक्तियां थी, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे साम्राज्य, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जापान ने इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया। हालांकि युद्ध का मुख्य केंद्र यूरोप था, फिर भी जापान ने इस अवसर का उपयोग पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। जो जापान है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जापान इस युद्ध किसकी तरफ से लड़ा? तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा। हालांकि युद्ध किसके किसके तरफ से था? युद्ध था यूरोप के बीच में, यूरोप के देशों के बीच में। फिर भी जापान ने इस अवसर का उपयोग पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। ये चाहता था कि अगर जो जर्मनी है, ठीक है, या फिर जो ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ये सब अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो जो पूर्वी वाला क्षेत्र इस पर ये कब्जा कर सकता है, ये खाली हो जाएगा। तो लालच के कारण जो जापान है वो ब्रिटेन का साथ देता है, जो मित्र राष्ट्र उसका साथ देता है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका केवल सैन्य दृष्टि से नहीं, बल्कि इस युद्ध ने जापान को आर्थिक, राजनीतिक और साम्राज्यवादी दृष्टि से भी मजबूत बनाया। क्या कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान की जो भूमिका है वो केवल सैन्य दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि इस युद्ध ने जापान को आर्थिक, राजनीतिक और साम्राज्यवादी दृष्टि से भी मजबूत बनाया। मतलब सिर्फ सेना नहीं, बल्कि हर एक क्षेत्र में इसको मजबूत बनाया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जापान के शामिल होने के कारण। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण जो जापान है वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है? तो पहला जो कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो है आंग्ल जापानी संधि, जो 1902 ईस्वी में किया गया था। ये संधि है जिसके कारण क्या, तो जापान को जो प्रथम विश्व युद्ध उसमें शामिल होना पड़ा। 1902 ईस्वी में जापान और ब्रिटेन के बीच एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में, जिसे आंग्ल जापानी संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आंग्ल जापानी संधि, जो 1902 ईस्वी में अंग्रेजों के बीच और जापानियों के बीच में हुआ था। इस संधि के अनुसार यदि किसी एक देश को पूर्वी एशिया में खतरा होगा तो दूसरा देश उसकी सहायता करेगा। ये जो संधि हुआ था आंग्ल जापानी संधि, इसके अनुसार अगर कोई भी देश, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर जापान, पूर्वी एशिया में अगर किसी को भी खतरा होता है, क्योंकि अमेरिका कह सकते हैं जो ब्रिटेन है उसका भी तो द्वीप है वहां पर, वो भी तो व्यापार करता है। तो अगर उसको खतरा होता है या फिर जापान को खतरा होता है, तो दोनों देश क्या करेंगे? मिल करके उसका क्या करेंगे? सहायता करेंगे, एक दूसरे का सहायता करेंगे और उससे लड़ेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल था। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन किसकी तरफ से लड़ रहा था? मित्र राष्ट्रों की तरफ से वो लड़ रहा था। इसलिए जापान ने भी ब्रिटेन का समर्थन करने का निर्णय लिया। अब क्योंकि यह संधि हुआ है कि अगर ब्रिटेन को कोई मारेगा तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? जापान। तो इसी संधि के कारण जापान ने क्या किया? ब्रिटेन का समर्थन किया। यह संधि जापान के युद्ध में शामिल होने का प्रमुख कारण बना। और ये जो कारण था, ये पहला कारण बना जो जापान क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। दूसरे कारण वह जर्मनी के उपनिवेशों पर अधिकार करने की इच्छा। जापान चाहता था कि जो जर्मनी के उपनिवेश है उस पर हम अधिकार कर लें, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा था जापान का प्रथम विश्व युद्ध में कूदने का।
जापान पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। जापान पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। उस समय जर्मनी के चीन और प्रशांत महासागर में कई उपनिवेश थे। जो जर्मनी साम्राज्य था उसका चाइना में और प्रशांत महासागर में कई सारे उपनिवेश थे, मतलब कई सारे कब्जाए हुए क्षेत्र थे। ठीक है। जापान ने सोचा कि यदि वह मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होता है तो उसे जर्मनी के इन क्षेत्रों पर कब्जा करने का अवसर मिल जाएगा। जापान ने यह सोचकर के युद्ध में कूदा कि अगर वो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ता है तो जर्मनी का जो औपनिवेशिक क्षेत्र है, अगर जापान या फिर जो मित्र राष्ट्र वो युद्ध जीत जाता है तो इसके जर्मनी वाले सारे क्षेत्रों पर ये कब्जा कर सकता है, अधिकार कर सकता है। इस प्रकार जापान ने युद्ध को अपने साम्राज्यवादी विस्तार के अवसर के रूप में देखा और इसीलिए क्या तो जापान यहाँ पर कूदा। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉइंट, जो कारण है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने की इच्छा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने की इच्छा। जापान है वो रूस जापान युद्ध में विजय के बाद विश्व शक्ति के रूप में उभर चुका था। मतलब कह सकते हैं ये खुद को क्या है तो विश्व शक्ति की तरह से बना चुका था। अब वह स्वयं को यूरोपीय शक्तियों के बराबर साबित करना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर जापान विश्व राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। ये क्या कह रहा है कि अगर हम चाइना से जीत गए हैं, रशिया से जीत गए हैं, तो इसको क्या एक विकसित देश के रूप में, एक आधुनिक देश के रूप में इसको स्वीकार करने लगे थे लोग, सारे देश। तो ये यही दिखाना चाहता है कि जो यूरोप के देश है जो इतने विकसित हैं, हम भी उतने विकसित हैं। इसलिए इसने क्या किया तो इस युद्ध में भाग लिया ताकि ये भी क्या है मान्यता प्राप्त कर सके। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका। हमने कारण को समझ लिया, कौन कौन से कारण थे इस कारण जो जापान है वो प्रथम विश्व युद्ध में आया था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से भूमिका ये निभाता है जापान प्रथम विश्व युद्ध में। जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। ये जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। क्यों करता है हम आपको पीछे बताया जब हम इसके कारण को देख रहे थे। अगस्त 1914 ईस्वी में जापान ने जर्मनी को चेतावनी दी कि वह चीन और प्रशांत क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डे खाली करे। इसलिए तो जापान आया था ना, क्योंकि जर्मनी का बहुत सारा औपनिवेशिक क्षेत्र चाइना में था और जो प्रशांत महासागर वहां पर था, और जापान चाहता था कि अगर हम मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ते हैं तो इन सारे क्षेत्रों पर हम कब्जा कर सकते हैं। और इसी तरह से अगस्त 1914 में जापान ने जर्मनी को चेतावनी देते हुए कहा कि जितने भी प्रशांत क्षेत्र में आपके सैन्य अड्डे उसको खाली कर दीजिए। जब जर्मनी ने ऐसा नहीं किया तब जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार जापान आधिकारिक रूप से मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और आप देख सकते हैं कि जब उसने, हालांकि इसके ऊपर क्या तो लालच था, महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन एक तरीके के साथ ये क्या लड़ना शुरू किया, विश्व युद्ध में शामिल हुआ और बोला कि हम उसके तरफ से लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा संधि भी है और उसके तरफ से जब हम लड़ रहे हैं तो इन सब क्षेत्रों में आप क्या करें, खाली कर दीजिए, नहीं करेंगे तो युद्ध करिए। दूसरा जो हम लोग इसकी भूमिका देखेंगे वो है शानडोंग क्षेत्र पर कब्जा। जो शानडोंग क्षेत्र है चाइना का, उस पर कब्जा। चीन के शानडोंग प्रांत में जर्मनी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और सैन्य अड्डा था जिसे कियाओचो कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? कियाओचो कहा जाता था। कहाँ पर है ये? चाइना में। ठीक है। ये क्या एक बंदरगाह है, किसका है? जर्मनी का ही। और इसका नजर जापान का नजर इस चीज पर है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जापानी सेना ने ब्रिटेन की सहायता से इस क्षेत्र पर हमला किया। जापानी सेना ने क्या किया तो ब्रिटेन का सहायता लिया और इस क्षेत्र पर हमला कर दिया और जर्मनी को वहां से हटा दिया और जर्मनी का जो वहां पर सेना था उसको हटा दिया। इसके बाद जापान ने शानडोंग क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे चीन में जापान का प्रभाव बढ़ गया। जो चाइना का क्षेत्र था शानडोंग, उस पर क्या तो अब जापान ने कब्जा कर लिया। दूसरा जो हम लोग भूमिका देखते हैं विश्व युद्ध में वो है प्रशांत महासागर के द्वीपों पर कब्जा। जर्मनी के जितने क्षेत्र थे उसके सारे द्वीपों पर ये क्या करता है, कब्जा करता है। जापान ने प्रशांत महासागर में जर्मनी के कई द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया। इन द्वीपों का सामरिक महत्व बहुत अधिक था क्योंकि इनके माध्यम से समुद्री मार्गों और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। युद्ध के बाद ये क्षेत्र जापान के प्रभाव में आ गए। लोग क्यों चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो बढ़े? जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा प्रशांत महासागर है, यहाँ पर कोई देश नहीं, सब द्वीप है, मान लीजिए छोटा छोटा द्वीप है और सभी का अपना अपना क्षेत्र में क्या कंट्रोल है। अब जो जापान ये चाह रहा है कि मेरा यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर जाकर इस पर कब्जा कर ले, इस पर कर ले, इस पर कर ले, ताकि जो व्यापार है वो अलग क्षेत्रों में जा सके। हमको अगर सेना पहुंचाना रहेगा तो हम सेना पहुंचा सकते हैं, खाना पहुंचाना है, ईंधन पहुंचाना है, संसाधन पहुंचाना है। इसके लिए क्या है तो क्षेत्रों का विस्तार होना जरूरी है और यही काम जापान ने सोच कर किया और विश्व युद्ध में ये आया था ताकि जो जर्मनी का कब्जा हुआ क्षेत्र है, जो औपनिवेशिक क्षेत्र है, उसके ऊपर वो कब्जा कर सके और अपने व्यापार को, अपने आधुनिकरण को बढ़ा सके। ठीक है, इसलिए वो प्रथम विश्व युद्ध में आया। चौथा जिसका भूमिका है जापान को, समुद्री सुरक्षा में योगदान। जापान ने मित्र राष्ट्रों के समुद्री मार्गों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापानी नौसेना ने प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जर्मन जहाजों की गतिविधियों को नियंत्रित किया। बाद में जापानी जहाजों ने भूमध्य सागर में भी मित्र राष्ट्रों की सहायता की। जो हिंद महासागर, जो प्रशांत महासागर में क्या करते, गश्त लगाते थे। जो जापानी नौसेना है वो क्या करते थे, गश्त लगाते थे। मतलब यहाँ पर कोई भी जर्मनी का
जो सेना है, जो जहाज है, वो भटक तो नहीं रहा, अगर भटक रहा तो उसको मार के गिराना है, भगाना है। इसके लिए वो काम कौन करता था? जापान करता था, जिसके कारण जो ब्रिटेन है, जो फ्रांस है, ठीक है, जो इटली है, रसिया है, उसको मदद मिल पा रहा था। तो समुद्री सुरक्षा का में योगदान देता है, कौन दिया था? जापान दिया था। पांचों जो इसका भूमिका वो है चीन पर 21 मांगे। चीन पर 21 मांगे, 1915 ईस्वी का बात है। 1915 ईस्वी में जापान ने चीन के सामने 21 मांगे प्रस्तुत की। इन मांगों के माध्यम से जापान चीन में अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को बढ़ाना चाहता था। जापान चाहता था कि चीन उसके प्रभाव को स्वीकार करे। चीन कमजोर स्थिति में था, इसलिए उसे अधिकांश मांगे माननी पड़ी। इससे चीन में जापान का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। तो 1915 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ 1 साल हो गया, तो उस टाइम में जो जापान, उसने चीन से 21 मांग किए थे। और क्योंकि उस टाइम में हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे, चाइना जो धीरे धीरे बहुत ही कमजोर हो चुका था, ठीक है, तो जिसके कारण जो जापान की मांगी थी उसको मानना पड़ा। आगे हम लोग देख लेते हैं विश्व युद्ध में जापान का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में जापान का क्या प्रभाव पड़ा? आपने इसकी भूमिका को देख लिया, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा। पहला जो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है जापान का, वो है आर्थिक विकास। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देश युद्ध में व्यस्त थे। जितने भी यूरोपीय देश थे, क्या तो सब लड़ने में बिजी थे। इसलिए एशियाई बाजारों में जापानी वस्तुओं की मांग बढ़ गई। जब अलग अलग देश लड़ते, जैसे कि आप अमेरिका को आज देखते हैं, अलग अलग देश जो लड़ते रहते हैं, अमेरिका का जो सामान है वो महंगा बिकने लगता है। जैसे आज आप तेल देख रहे हैं, लड़ रहा है, भले ही अमेरिका भी आज इसमें लड़ाई में शामिल है, लेकिन सब कुछ क्या होता है? डॉलर में चलता है। जितना व्यापार है विदेशों में, सब डॉलर में चलता है, जिसके कारण लोगों के पास डॉलर खत्म हो रहा है। और डॉलर खत्म हो तो डॉलर कहाँ पर मिलता है? अमेरिका में, अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, तो डॉलर महंगा हुआ। उसी तरह से कहा जा रहा है कि जब सारा दुनिया क्या है, तो पूरा यूरोप जो है, क्योंकि यूरोप उस टाइम में विकसित सारे थे, आधुनिक देश से सारे, तो आपस में वो लोग लड़ रहे थे। और उसी टाइम में जापान ने क्या किया? बाजारों में जो मांग थी उसको बढ़ाया, वस्तुओं की मांग बढ़ गई। जापान के उद्योगों को तेजी से विकास का अवसर मिल गया। कपड़ा, जहाज निर्माण और भारी उद्योगों का विकास विस्तार हुआ। युद्ध के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई और वह एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया। जहां पर सारे लोग लड़ रहे थे, वहां पर इन्होंने क्या किया? सामान को बेचा, ठीक है, कमाया पैसा। इसके कारण ये क्या है? मजबूत हो गया और औद्योगिक राष्ट्र ये बन सका। अगला जो प्रभाव हम लोग देखते हैं वो है जापान का साम्राज्यवादी विस्तार। इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। युद्ध के बाद जापान ने चीन और प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। जर्मनी के पूर्व उपनिवेशों पर जापान का नियंत्रण स्थापित हो गया। यही तो ये चाहता था, जापान क्या चाहता था कि जो जर्मनी के उपनिवेश क्षेत्र हैं, चाइना में हो या फिर जो प्रशांत महासागर में, वहां पर क्या है, तो हमारा कब्जा हो जाए। इससे जापान की साम्राज्यवादी शक्ति और अधिक मजबूत हुई है। अगला जो प्रभाव है यहाँ पर वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। पहले जब इसने चाइना को हराया, फिर रशिया को हराया, तो ये पहले से क्या, तो एक आधुनिक राष्ट्र बन चुका था। लेकिन जब ये प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है, उसके बाद इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है अंतर्राष्ट्रीय रूप में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान को विश्व की प्रमुख शक्तियों में गिना जाने लगा। 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में जापान ने विजयी राष्ट्र के रूप में भाग लिया। उसे राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य भी बनाया गया, क्योंकि ये भी क्या है, तो आधुनिक राष्ट्र बन गया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई इसकी। चौथा जो यहाँ पर हम लोग इसका प्रभाव देखेंगे वो है चीन और एशिया में असंतोष। जापान द्वारा चीन में बढ़ते हस्तक्षेप के कारण चीनी जनता में असंतोष बढ़ गया। विशेष रूप से शानडोंग जो चाइना का क्षेत्र था, इस पर जर्मनी का पहले कब्जा था, क्षेत्र जापान को दे दिए जाने के विरोध में चीन में 4 मई आंदोलन शुरू हुआ। अब ये 4 मई आंदोलन क्या है, इसको हम पढ़ाएंगे जब हम लोग चाइना का इतिहास देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग चाइना का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि ये 4 मई आंदोलन क्या है, या फिर जो 100 डेज रिफॉर्म है ये क्या है, जो बॉक्सर विद्रोह है ये क्या है, जो ताइपिंग विद्रोह है ये क्या है, ठीक है, जो चीन में ओपन डोर पॉलिसी है वो क्या है, असमान संधि प्रणाली क्या है। जब हम चाइना का इतिहास पढ़ाएंगे वहां पर इन सारी चीजों को हम लोग बताएंगे। इससे चीन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, राष्ट्र के प्रति क्या है, तो लोगों में प्रेम बढ़ा। पांचों यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला हुआ है सैन्यवाद और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन। सैन्यवाद और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। प्रथम विश्व युद्ध में सफलता के बाद जापान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। जापान में सैन्यवाद और साम्राज्यवादी सोच मजबूत होने लगी। जब आप किसी एक को मार लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका जमीन कब्जाया हुआ है, या फिर आपका इतना जमीन, आप दूसरे की जमीन को कब्जा रहे हैं, तो आपका जो भरोसा है वो बढ़ जाता है। अब आपको लगता है कि कोई आपको रोक नहीं सकता, आप जो मन करेंगे सो करेंगे। तो उसी तरह से जापान का जो मनोबल वो बढ़ गया था। जापान में सैन्यवाद और साम्राज्यवादी सोच मजबूत होने लगी थी। आगे चलकर यही नीति चीन पर आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में शामिल हुआ। जब जापान चीन पर आक्रमण करता है तब जाकर क्या, तो ऐसा नहीं कि जापान पर सिर्फ एक ही बार युद्ध हुआ है, चाइना और जापान का 2 बार युद्ध हुआ है। एक तो आपने 1894-95 का पढ़ लिया है, दूसरा युद्ध जापान कब करेगा, 1937 से करेगा, मतलब 1937 में ये फिर से युद्ध करेगा। और उसके बाद क्या होता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, जो मित्र राष्ट्र या फिर जो यूरोपीय देश है उसके द्वारा जापान को बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता है।
और उसके कारण ये क्या करता है, चाइना में हमला कर देता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका का महत्व। प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका का क्या महत्व रहा है? तो जापान का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना, ये इसका एक महत्व रहा है। दूसरा इसका महत्व है एशिया में प्रभाव का विस्तार करना। एशिया में क्या है, तो अपने प्रभाव का विस्तार करना, मतलब जापान ने चीन और प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखते हैं वो है औद्योगिक विकास को गति मिला। जब सारे देश युद्ध लड़ रहे थे तब इसका सामान बिक रहा था, वस्तुओं की मांग पूरी कर रहा था, जिसके कारण इसका विकास हुआ है। युद्ध के कारण जापानी उद्योगों और व्यापार को तेजी से विस्तार हुआ है। चौथा यहाँ पर महत्व है वो है भविष्य के संघर्षों की नींव। जापान की साम्राज्यवादी नीति ने आगे चलकर एशिया में तनाव बढ़ाया और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। ये जो विस्तारवादी नीति है, क्योंकि इसको क्या है, वो लालच मिल गया था, भरोसा हो गया था कि हम जो चाहे कर सकते हैं। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया और इस अवसर का उपयोग अपने साम्राज्यवादी तथा आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए किया। उसने जर्मनी के उपनिवेशों पर कब्जा किया, चीन में अपना प्रभाव बढ़ाया तथा प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप लोग, एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।